देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं और सीटेट की तैयारी संपूर्ण की जा रही है, क्योंकि एनसीईआरटी भी करवाई जा रही है। जिसकी 6 to 8 की एनसीईआरटी है वो संपूर्ण करवाई जा रही है और 2011 से 2024 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा टारगेट होता है 120 नंबर का, क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है, ना कि मेरिट लिस्ट में नाम लाना है। तो हमें कम से कम इतने नंबर हमारे आने ही चाहिए, जिससे हमारा एग्ज़ाम से हम डरे ना कि हम कम पढ़ रहे हैं। इसलिए इतना तो पढ़ो आखिरकार कि हम डरे ना एग्ज़ाम हॉल में। तो पेपर लगाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो थ्योरी के साथ साथ में पेपर भी चलते हैं। इस चैनल पर आप सभी जाकर देख सकते हो, नंबर वाइज क्लासेस डली हुई हैं, तो आप सभी जाकर ज्वाइन कीजिए। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप सभी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना, जिससे नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एटलीस्ट एक लाइक 1 लाइक बनता है सभी का, ठीक है। और साथ में जो नए आए हुए हैं वो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इलाहाबाद से, लखनऊ से, कलकत्ता से, दिल्ली से। तो जो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था वो आरंभ हुआ था कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आरंभ हुआ था। तो हमारा राइट आंसर पहला है इसका, है ना, क्वेश्चन के अनुसार। फिर है अयोग बाह्य कहा जाता है। अयोग बाह्य किसको कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो अयोग बाह्य कहा जाता है विसर्ग को। किसको? विसर्ग को अयोग बाह्य कहा जाता है। जो हमारे विसर्ग होते हैं उसी को अयोग बाह्य कहा जाएगा। फिर है वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? जब हम वाचन करते हैं यानी बुक को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे हमारी आँखों की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, यानी 9 इंच, 10 इंच, 11, 12 इंच। तो वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए 12 इंच, यानी 12 इंच। 12 इंच पुस्तक से दूरी होनी चाहिए आँखों की पढ़ते टाइम, है ना। फिर है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पक्ति है? यह तो निराला, नागार्जुन, रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पक्ति है किसकी? मुक्तिबोध की। किसकी? मुक्तिबोध की यह पक्ति है। फिर है किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो ओवरहेड प्रक्षेपण प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, एवं अपारदर्शी प्रक्षेपक ओपेक प्रोजेक्टर या एपिडाइक स्कोप में या फिल्म स्ट्रिप में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है वो होता है ओवरहेड प्रक्षेपण प्रोजेक्टर में। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा इसके अनुसार। फिर मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन के विषय में क्या धारणा होगी? तो इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है और एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। पढ़ने की धीमी ध्वनि ओठों से निकलती है। इससे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो मौन पठन के विषय में धारण है तो वो होगा एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास। क्या? एकाग्रचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास मौन पठन के विषय में धारणा होता है। हम बोलते नहीं एकाग्रचित्त, यानी एकाग्रचित्त होकर पढ़िए। किसी से भी बच्चों से बोलते हैं एकाग्र होकर पढ़िए, यानी शांत मन से ध्यान लगा के अच्छे से मन से पढ़िए, उसको एकाग्रचित्त कहा जाता है। तो दूसरा राइट आंसर है। फिर है तटीय अंदाज की स्थापना किसने की थी? किसकी? तटीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव चंद्र सेन। तो तटीय समाज की स्थापना की थी
तदीय हो जाता मिस्टेक कभी कभी, ये तदीय तटीय उनमें हो जाता है, तो वो ऐसे ही तटीय होता है, ऐसे ही तदीय है। तो तदीय समाज, क्योंकि मुझे बाद में ये आया कि इसकी स्थापना, तटीय तो अलग चीज़ है, वो तो समुद्र हो जाएगा, ये तदीय समाज बोल रहा है, ना कि तटीय समास, कुछ नहीं। तो तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तदीय समाज की स्थापना की है। फिर है तथैव, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव, यानी तथा बड़ी मात्रा हो जाती है दो मात्राओं की, इसलिए तथैव हो जाएगा, है ना। फिर है चरण कमल बंदो हरिहराई, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है कौन सा? उत्प्रेक्षा, रूपक, यामक और उपमा। तो चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार होगा रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा हमारा? रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर है मूक होई बचाल पगु चढ़े गिरिवर गहन, मूक होई बचाल पगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल दीर्घु सकल कलिमल दहन उपरोक्त में छंद है। तो कौन सा छंद होगा? दोहा, चौपाई, सोठा, रोला। जिसका मेन सब्जेक्ट हिंदी होगा तो वो आराम से क्वेश्चन के आंसर लगा पा रहा होगा, और जिसका हिंदी नहीं है उसको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो उसको थोड़ी हिंदी की थोड़ी व्याकरण पढ़नी होगी, उसके बाद पेडागोजी थोड़ी, बस ये दो चीज़ें पढ़ लेगा ना तो वो आराम से लगा लीजिएगा ना। तो इसका राइट छंद हो जाएगा कौन सा? सोठा, सोठा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको सभी छंद याद करने होंगे, छंद को समझना होगा, तब लगा जाओगे फिर आंसर। तो मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा, पुरस्कार। तो मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो वो है पुरस्कार, पुरस्कार कहानी की पात्र है। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नगर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कहेंगे हमारे कौन? मोहन राकेश, मोहन राकेश आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। फिर है बैतनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, बैतनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है रचयिता, रचयिता, रचयिता एवं रचयिता। तो राइट आंसर शुद्ध बैतनी देखना है, यानी हमें शुद्ध बैतनी कौन सी है रचयिता की? तो शुद्ध बैतनी हो जाएगी हमारा यह, यानी रचयिता, रचयिता, ना कि रचयिता, ना कि रचयिता, ना कि रचयिता। तो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध बैतनी हो जाएगी हमारी रचयिता, रचयिता यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? तो कर्म ने कारक कर्म को, कर्म कारक को से द्वारा, को के लिए हेतु। तो कर्म कारक का चिन्ह राइट हो जाएगा हमारा को, कर्म को, कर्म को, ना कि ने से को। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, है ना। फिर है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो भाववाचक का, समूहवाचक का, जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का। तो बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो वो होता है समूहवाचक का। किसका? समूहवाचक का बोध होता है बाजार से, है ना। फिर है हमारा आगे, तो निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। तो जो गुणवाचक का विशेषण नहीं है तो वो हो जाएगा अधिक, अधिक गुणवाचक का विशेषण नहीं है हमारा। फिर है
मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है वो होती है सहायक क्रिया। कौन हो जाएगी हमारी? सहायक क्रिया हो जाएगी, है ना। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर से एक बार बोल लीजिए, जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि लाइक्स एवं सब्सक्राइब एक बार करना पड़ता है। लाइक हर वीडियो पे करने पड़ते हैं, सब्सक्राइब ओनली 1 बार करना पड़ता है। तो एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ नहीं जाएगा एक लाइक से। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में हमारा जो समास हो जाएगा वो है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास यथाशक्ति में, है ना। फिर है अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? इसके लिए आपको सारे समास पढ़ने होंगे। तो आप थ्योरी सारी पढ़ लोगे समासों की तो आपको फिर समझ आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि थ्योरी भी करो। और आप अगर पेपर नहीं लगाते तो आपको कैसे पता चलता कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो उसके लिए हमें पेपर लगाना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तभी तो हमारा पता चलेगा किस टाइप के आते हैं, तभी तो हम थ्योरी कर पाएंगे। तो अब हमें पता है कि ये टॉपिक आते हैं, छंद भी आते, समाज भी आते, समास भी आते, सब आते हैं, अलंकार भी आते, तो उन्हें भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। और साथ में पेडागोजी भी आती है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। और हमें पद गद्य भी लगाना ज़रूरी है, अंश वैसे यानी। तो ये सब करना ज़रूरी है, इसीलिए हमें पेपर साथ में लगाना पड़ता है। फिर अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुविधि समास। तो अजात शत्रु में जो हमारा समास है वो है बहुविधि। कौन सा? बहुविधि समास है। फिर है कौन सा महीना भाद्रपद के महीने के बाद आता है? कौन सा महीना है जो भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो श्रावण महीना, अश्विन महीना, पोष, आषाढ़। तो जो भाद्रपद महीने के बाद आता है वो आता है अश्विन महीना। कौन सा? अश्विन। फिर है नीचे, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाएंगे? सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। तो पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाएंगे? नागार्जुन, दिनकर, आज्ञे, निराला। तो इनके पंक्तियों के रचयिता हो जाएंगे हमारे दिनकर जी। कौन? दिनकर हो जाएंगे, यानी 2 हमारा राइट आंसर है। फिर लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। तो लघुर्मी में संधि हो जाएगी हमारी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। फिर कपूर शब्द है। कपूर शब्द किसका है? तो तत्सम का, तद्भव का, देशज का, विदेशज का। तो राइट आंसर हो जाएगा कि कपूर शब्द है वो है तद्भव। किसका? तद्भव का है कपूर शब्द, तद्भव मिलता है कपूर शब्द में, है ना। फिर है एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन देखना चाहिए हमें। फिर है हमारा क्या? एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अत्यधिक बातें करना, अपनी बात से पलट जाना, बहुत कम बोलना, बात बनाना। तो एक मुँह दो बात का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना। जैसे कि कोई बात करता है और फिर बाद में वो बोलता है नहीं कहा मैंने। कोई बात कर जाता है, वो पूछो बाद में किसी के सामने तो वो पलट जाता है। तो यही होता है कि उसी मुंह से इसने 2 बात करी थी और आज ये पलट गया, तो अपनी बात से पलट जाना वही होता है एक मुंह से 2 बात का मुहावरे का अर्थ। फिर प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला
4 चरणों का सममात्रिक छंद है? तो दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद हो जाएगा हमारा क्या? चौपाई। चौपाई हो जाएगा, है ना। फिर है आगे, अंधेरों में राग अवंद पिए, अलकों में मल अजबंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बेहागरी, पक्ति में कौन सा रस है? अंधेरों, अच्छे से पढ़ना, पक्ति में कौन सा रस है? तो अंधेरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, पक्ति में कौन सा रस है? तो करुण रस, श्रृंगार रस, शांत और वात्सल्य रस। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हमारा श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस है ये। फिर आगे, अंधा कुआ नाटक के लेखक हैं। अंधा कुआ नाटक के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर और लक्ष्मी नारायण लाल। तो अंधा कुआ नाटक के लेखक हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआ नाटक के लेखक हैं। फिर है अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? जो अज शब्द है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो ये एक आ ई। तो हमें प्रत्यय बनाना है तो अजा बोलना पड़ेगा, तो आ जाएगा। हमें प्रत्यय बनाना है इसलिए अजा आ जाएगा, तो आ प्रत्यय लगाना स्त्रीवाचक, आज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए अजा यानी आ लगाना पड़ेगा, आ प्रत्यय, तो राइट हो जाएगा। फिर है हमारा क्या? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष होगा तो 1943, 1938, 1954, 1941। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। तो हमारा अब बचा है लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन 60वां। तो आप सभी जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। क्या? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अलंकार क्या है? उपमा। उपमा अलंकार है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें हमारा उपमा अलंकार फिट होता है। क्या? उपमा अलंकार राइट है। तो इस प्रकार से हमारे डेली क्वेश्चन आते हैं और हमारी संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी यहाँ मत भटकिए, ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। 2011 से स्टार्टिंग है और 2024 तक के संपूर्ण पेपर लगवाए जाएंगे और लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और सभी NCERT भी डली है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, और नंबर वाइज क्लासेस भी है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सभी को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।